हेलो ऑल ऑफ़ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो हम नवंबर की जो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह, प्रादेशिक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया था। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल न्यूज़ को पढ़ेंगे। आज वाले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मिशन लाइफ के बारे में हमने पढ़ा था, वो आज हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जो है पिनाका मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे, और जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण है वो रिपोर्ट पढ़ेंगे, पब्लिक अफेयर इंडेक्स पढ़ेंगे, और हुरून इंडिया की जो परोपकारी सूची है वो पढ़ेंगे। तो काफ़ी फैक्ट्स जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, और इनमें से क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी पूरी है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा और डिटेल्स पे ध्यान दीजिएगा। हमेशा एग्जाम्स में डिटेल्स पे पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ हेडलाइन पता है, आपको डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, ताकि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाएँ। अच्छा, जो लोग रहे हैं उनको बता दूं कि आरएस प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, एसएससी बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट मैगजीन है कि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी परचेज करें, और इसको जो है आप बार बार रिवाइज करें। इनमें से जो है करंट अफेयर्स, प्रोबेबली आपके सारे करंट अफेयर्स जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। फर्स्ट जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो पब्लिक अफेयर इंडेक्स के ऊपर है। तो देखिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स का मतलब जो है, अ, इस इंडेक्स के अंदर जो इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ठीक है, और इसमें किसने टॉप किया है, बड़े राज्यों की सूची में, छोटे राज्यों की सूची में किसने टॉप किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, जो पब्लिक अफेयर्स है इसमें क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं वो लोग, मतलब किस आधार पे इनकी रैंकिंग है। तो वो ये देखते हैं कि किसी भी राज्य के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सामाजिक न्याय का वितरण बराबर कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो लोग काउंट करते हैं, और इस प्रकार से 22 के करीब जो है उनके पास में संकेतक हैं। संकेतक को क्या बोलते हैं, मेजर्स हैं, जिनके आधार पर ये मेजर करते हैं कि भाई इस राज्य को कौन सी रैंक दी जानी चाहिए। उसमें भी 3 ब्रॉड उनके विषय हैं। 3 ब्रॉड उनके विषय हैं कौन कौन से, जो मैंने आपको बताया, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय। इनके अंतर्गत भी 22 इनके संकेतक हैं और 5 इनके उप विषय हैं। संकेतक याद रख लीजिएगा कि 22 संकेतकों के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। अब देखिए, ये जो संस्था है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर, ये बेंगलुरु का एक थिंक टैंक है। ठीक है, बेंगलुरु में स्थित एक गैर लाभकारी रिसर्च सेंटर है, थिंक टैंक है, जो इन चीज़ों पर कार्य करता है। अब देखते हैं रैंकिंग में। तो रैंकिंग में देखिए, बड़े राज्य जो है उसके अंदर जो है हरियाणा ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है, हरियाणा ने टॉप किया है। ये जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन सभी में जो है वो सबसे आगे रहा है। अगर हरियाणा के बाद की बात करें तो हरियाणा के बाद में आपका तमिलनाडु, और फिर केरला, और फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब और कर्नाटक, यानी राजस्थान का नाम तो नहीं है। तो अपन इतना ध्यान रखें कि इसके अंदर हरियाणा के बाद में तमिलनाडु, केरल, यानी कि साउथ के जो 2 स्टेट हैं वो आते हैं। तो अगर आपसे देखिए एग्जाम में पूछेगा तो केरला का नाम सबसे पहले देगा, और आप सोचेंगे कि नहीं नहीं, पब्लिक अफेयर्स तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ पे एजुकेशन भी अच्छी है, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कौन है, हरियाणा आगे है। फिर देखिए कि इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो पीछे वाले राज्य हैं सबसे बैक, वो है आपके पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड। यहाँ पर भी राजस्थान का नाम नहीं है, तो चलिए छोड़िए, इसको भी हम याद नहीं रखेंगे। छोटे राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सिक्किम ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है, एज एक्सपेक्टेड। सिक्किम हमेशा जो है आगे ही रहता है, तो सिक्किम इसके अंदर टॉप किया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो सेकंड और थर्ड है। सेकंड थर्ड ना भी याद रहे तो आप इतना तो ध्यान रखिएगा कि छोटे राज्यों में टॉप सिक्किम ने किया है। फिर देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो है, सेकंड आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम, डीसा एयरबेस की आधारशिला जो है वो रखी है। ये डीसा किधर है, तो ये डीसा जो है वो गुजरात के अंदर है, पाकिस्तान बॉर्डर से पड़ता है ये। और यहाँ पर एक जो एयरफोर्स है उसका एक एयरबेस जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। अब देखिए, ये जो एयरबेस है ना, ये जो गुजरात है आपका, उसका 5वां एयरबेस होगा। इससे पहले भी गुजरात में बहुत सारे एयरबेस ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे कि वडोदरा में, जामनगर में, भुज में और नालिया में। इसमें ऑलरेडी एयरबेस बना हुआ है। आपको याद हो तो एक योजना है, उड़ान योजना। तो उसके तहत भी यहाँ पर जो है हवाई पट्टी बनाई जाएगी, 1000 मीटर का रनवे बनाया जाएगा, जो कि वीआईपी मूवमेंट के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए जो है जिसका उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, ये जो डीसा का एयरबेस है इसका नाम है 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन। क्या नाम है, 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा गुजरात का मैप। आज मैंने मैप भी इंक्लूड कर ही लिया है, काफ़ी टाइम हो गया, बिना निमोनिक्स के, बिना पिक्चर्स के, ग्राफिक्स के मज़ा भी नहीं आता है। तो देखिए, यहाँ पर है ये डीसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एयरबेस बना है, नाम है इसका 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, ये इसका नाम है। अब लिखने में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब देखिए, ये जो है रणनीतिक रूप से तो इम्पॉर्टेंट है ही, पाकिस्तान की जो सीमा है उससे जो है ये 130 किलोमीटर अंदर जा कर के बनाया गया है।
ये वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसी समय इसको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसका कार्य अब जो है वो शुरू किया गया है और इसको 2024 तक जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो ये इसके बारे में कुछ और बातें थी। और कुछ चीज़ें हम देखना चाहें तो हाँ, इसमें जो है लड़ाकू विमानों को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन हार्डेंड एयरक्राफ्ट शेल्टर का निर्माण भी जो है वो किया जाएगा, यानी कि बंकर्स का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। काफ़ी जो है मजबूती के तरीके से जो है इसको बनाया जाएगा। तो 2024 में जो है ये बन करके तैयार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, डीसा एयरबेस स्टेशन, डीसा के नाम से आप वैसे पता कर लेंगे कि गुजरात में है। नाम है इसका 52 विंग एयरफोर्स स्टेशन, और ऑलरेडी गुजरात में 4 स्टेशन थे और ये 5वां जो है वहाँ पर एयरबेस होगा। अब देखिए, अगर पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में वायुसेना के क्या कितने स्टेशन है, क्या आपको पता है? तो देखिए यहाँ पर फैक्ट दे रखा है कि पूरे भारत में वायुसेना के 60 के करीब स्टेशन है। ठीक है, टोटल 60 स्टेशंस है वायुसेना के, और इनको टोटल डिवाइड किया ना 7 कमांड्स में, क्योंकि एक राज्य में कई कई हैं तो इनको 7 कमांड्स में इन्होंने डिवाइड किया है। इनमें से अगर सबसे बड़ा स्टेशन अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो एयरबेस है वो उत्तर प्रदेश का हिंडन है। हिंडन जो एयरबेस है वो उत्तर प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा है। ये 7 जो कमानें हैं उनको भी आप पढ़ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए तो पश्चिमी वायु कमान है जो कि नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर, मतलब पश्चिमी वायु कमान का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। फिर देखिए पूर्वी वायु कमान जो कि शिलोंग में है। मध्य वायु कमान ये प्रयागराज में जो कि उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी वायु कमान जो कि त्रिवेंद्रम में है, जिसको तिरुवनंतपुरम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम वायु कमान जो कि आपकी गांधीनगर में है। और प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में है, और रख रखाव की जो कमान है वो नागपुर में है। तो ये अगर याद कर सकें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अच्छा नॉलेज है जो आपको बता रहेगा कि भाई मध्य कमान जो है उसका सेंटर कहाँ है, पश्चिमी कमान का सेंटर कहाँ है। तो ये थोड़ा ध्यान रहे तो ठीक रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पिनाका रॉकेट लॉन्चर के ऊपर है, पिनाका मिसाइल के ऊपर है। और देखिए पहली बार जो है पिनाका के लिए, आपको पता है पिनाका जो है पूरी तरीके से स्वदेशी है, इंडिजिनसली बना हुआ है। और इसके लिए पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको मिला है आर्मेनिया से। आर्मेनिया जो देश है उसने ऑर्डर दिया है कि भाई हमें भी जो है ये जो मिसाइल है ये हमको, ये सॉरी जो रॉकेट लॉन्चर है ये हमको चाहिए। तो ये इसका पहला ऑर्डर जो है हमको कहाँ से मिला है? आर्मेनिया से मिला है। तो ये एक फैक्ट हो सकता है जो आपको याद रखना है। तो देखिए भारत में जो विदेशी हथियार बने हैं उसमें जो मध्य एशियाई देश है, अभी मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, मेरे हिसाब से बताती हूँ। जो मध्य एशियाई देश है आर्मेनिया, इसका पहली बार जो है ऑर्डर दिया है उन्होंने। अब देखिए डील लगभग 2000 करोड़ की है। पिनाका क्या है? तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। कई बार हम पढ़ चुके हैं पिनाका के बारे में, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पिनाका। इसकी कुछ फीचर्स है जो हम पढ़ेंगे। और ये एक तरीके से जो है घातक रॉकेट सिस्टम है। एक बार में यानी 45 सेकंड में जो है ये 12 रॉकेट्स को जो है वो लॉन्च कर देता है। ये जो लॉन्च व्हीकल है 12 जो मिसाइल्स होती है, रॉकेट्स जो होते हैं उसको लॉन्च कर देता है। ये लॉन्चर का मतलब 44 सेकंड के अंदर 12 मिसाइल्स एक्सप्लोसिव रॉकेट्स को जो है ये फायर करने में सक्षम है। तो इसके देखिए 3 वेरिएंट भी है, NX MK1, ADM और गाइडेड रॉकेट्स। ठीक है, तो ये है, इन तीनों के लिए इन्होंने जो है ऑर्डर दिया है। आर्मेनिया के अलावा नाइजीरिया और इंडोनेशिया भी जो है इसके लिए थोड़ा दिखा रहे हैं कि अभी हमें भी जो है इसको खरीदना है। अब देखिए ये जो है पिनाका जो है 1000 × 800 जो मीटर की क्षेत्र की जो आपके एरिया होता है उसको पूरी तरीके से तहस नहस करने में सक्षम है। इसको बनाया किसने है? तो इसको बिल्ड किया है DRDO ने। और DRDO की जो लैब है जिसका नाम है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट लैब, इसने जो है इसको डेवलप किया है। इसका एक फ़ोटो देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है आपका पिनाका रॉकेट लॉन्चर। इसमें आप देखिए 12 मिसाइल्स लगे हुए हैं। तो ये जो है 1000 × 800 1800 जो मीटर का क्षेत्र है, मीटर स्क्वायर क्षेत्र है, उसको ये तहस नहस करने में पूरी तरीके से सक्षम है। नेक्स्ट आर्टिकल पे आइए। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इजी है। इसमें ये एक लिस्ट है जिसका नाम है परोपकारी सूची, फिलैंथ्रोपी लिस्ट, जिसका नाम है एडलगिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। अगर अभी भी आपको ये नाम ज़बान पे नहीं आया, इसका मतलब आप मैगज़ीन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बस कुछ एक सेक्शन पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लिस्ट हम बार बार पढ़ते हैं, नया नहीं है कुछ भी इसके अंदर। इस बार बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले फर्स्ट नंबर पे विप्रो के संस्थापक अजीत प्रेम जी आते थे, और अब जो है उनका स्थान जो है वो शिव नादर जो है उन्होंने ले लिया है, जो कि HCL के संस्थापक हैं। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो सारी चीज़ें इसमें सेम ही है। तो परोपकारी सूची का क्या मतलब हुआ
कि भाई ये जो सूची है वो देश के जो परोपकारी व्यक्ति है जिन्होंने बहुत बड़ा दान किया है उनको जो है एक सम्मान देने के लिए ये सूची निकाली जाती है। तो अब देखिए इसके अंदर जो आपके HCL के HCL एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, ICT कंपनी है। शिव नादर जो है उन्होंने करीबन 1000 करोड़ का जो है वार्षिक दान देकर के सबसे बड़े परोपकारी जो है वो इस खिताब से उनको नवाजा गया है। अब देखिए इसके अंदर और भी हैं, ये 77 ईयर्स के हैं और भारत के सबसे उदार व्यक्तियों के अंदर जो है वो इनका नाम आता है। हर बार जो है देखिए अजीम प्रेमजी जो विप्रो के संस्थापक है उनको 2 वर्ष से जो है वो लगातार ये अवार्ड मिल रहा था, इस मतलब एक तरीके से ये खिताब नवाजा गया था। इस बार वो जो है सेकंड स्थान पर आए हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी 6 महिलाएं जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। महिलाओं ने भी जो है काफ़ी जो है परोपकारिता की है। तो इसमें अगर आप देखें कि अक्षरा फाउंडेशन या अर्गम फाउंडेशन की जो संस्थापक है रोहिणी नीलेकेणी, उनको जो है सबसे ज़्यादा दानी महिलाओं के अंदर जो है वो स्थान मिला है। अब देखिए ये लिस्ट देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में लिस्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है हुरून लिस्ट में शामिल हुआ है, कौन नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे शिव नादर है, अजीम प्रेमजी है, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, सुष्मिता सुब्रोतो बागची, राधा NM पार्थसारथी, गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल, नंदन नीलेकेनी और AM नायक। तो ये थोड़े से नाम आपको एक बार क्या है कि ज़बान पे रखने चाहिए। जैसे कि एक बार फॉर्चून लिस्ट को लेकर के एज इट इज़ उन्होंने नाम ही पूछ लिए थे और वो नाम कुछ अनएक्सपेक्टेड नाम भी उसके अंदर डाला गया था ताकि कंफ्यूज किया जा सके। तो कम से कम इतनी चीज़ें तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि भाई ये लोग जो है इनको लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है 2021 का जो उसका लिस्ट आया है उसमें उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है जिसको PMAYU कहा जाता है, इसका 2021 के लिए ये एक डेटा निकल करके आया है जिसके के अंदर उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे आया है। सबसे ज़्यादा अवार्ड जो जिसको राज्य को मिले हैं वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा जो है आवास बनाए हैं लोगों के लिए शहरों के अंदर, तो वो आता है आपका तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और फिर आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये एक रैंकिंग है पूरी। ये जो अवार्ड है ये आपके भारत सरकार का जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा दिए जाते हैं और इसका समारोह अभी राजकोट गुजरात के अंदर किया गया था जहां पर इन पुरस्कारों को वितरित किया गया। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, फिर मध्य प्रदेश ने सेकंड और फिर तमिलनाडु ने थर्ड स्थान प्राप्त किया है। अगर आप ये क्या कहते हैं इनको केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर, उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन दीव, इनको तो एक साथ कर दिया गया है। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इन्होंने अपना स्थान जो है वो संग्रहित कंजर्व किया है यहाँ पर। फिर देखिए मध्य प्रदेश जो है उसको विशेष श्रेणी के पुरस्कार बेस्ट स्टेट फॉर कन्वर्जेंस में जो है गुजरात के साथ बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग IEEC एक्टिविटी, उसके अलावा झारखंड और अरुणाचल प्रदेश बेस्ट परफॉर्मिंग SLTC में उत्तर प्रदेश गुजरात के साथ सह विजेता जो है वो मध्य प्रदेश रहा है। तो इतने अवार्ड आपको नहीं याद रखने, आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है उसको कई श्रेणियों के अंदर अवार्ड मिला है। सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है वो मध्य प्रदेश को मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा देखिए 8 श्रेणियों में इसने पुरस्कार जो है वो जीते हैं। तो अब आपसे अगर पूछे कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंदर जो है टॉप प्रदर्शन किसने किया, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। जहाँ पर आवास नहीं है वहीं तो आवास बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवास जो है वो शहरी क्षेत्रों में बना करके दिए हैं। उसके अलावा अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर और सेकंड स्थान पर दादर नागर हवेली दमन दीव में, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा पुरस्कार तो वो मध्य प्रदेश को दिए गए हैं। फिर देखिए कि मैंने आपको एक ये वाला जो आर्टिकल है ये पहले ही बता दिया था। प्रधानमंत्री ने जो है लाइफ मिशन का शुभारंभ कर दिया है। पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरे विश्व के लिए एक कॉमन मुद्दा बना हुआ है कि जिसके ऊपर सब सहयोग के साथ में चलने को तैयार हैं। तो ग्लासगो में जब एक समिट हुई थी, समिट क्या कहेंगे, ग्लासगो में जब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कोप हुई थी, उसके अंदर जो है लाइफ की बात की गई थी। उस समय लाइफ का फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसको और जाकर के मैं अगर बताऊँ आपको तो लाइफस्टाइल फॉर प्लैनेट, लाइफस्टाइल ऑफ प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट, ये इसका मूल सिद्धांत है कि हम हमारे ग्रह को किस प्रकार से जो है हमारी लाइफस्टाइल जो है हमारे ग्रह के लिए हो, हमारे ग्रह को संरक्षित करने के लिए हो और ग्रह के अनुसार हो, हमारे पृथ्वी के अनुसार हो, हमारे वातावरण के अनुकूल हो। ठीक है, तो उसके क्षेत्र में जो है इसको
ग्लासगो के अंदर जो है इसको पहली बार इन्होंने 2021 में ग्लासगो में जो समिट हुई थी वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री ने इसकी अवधारणा दी थी। तो अब इसके ऊपर काम करने का जो है वो टाइम भी आ गया है। अब ये बताएंगे कि भाई हम किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आगे उनको बताना भी होता है कि भाई किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस की उपस्थिति में गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट जो मिशन लाइफ है इसका शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को किया गया है। इसका टैगलाइन मैंने आपको बता दिया है। अब इसका मिशन दस्तावेज जो है वो इन्होंने जारी किया है। इनका सिद्धांत देखिए ये रहेगा। मिशन लाइफ जो है P3 मॉडल प्रो प्लैनेट पीपल, P3 का मतलब क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह मॉडल जो है लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट के मूल सिद्धांतों पर जो है वो कार्य करेगा। इसकी प्रस्तुति ऑलरेडी COP26 जो ग्लासगो में हुआ था वहाँ जो है वो कर दी गई थी, और इसको वहाँ पर जो है जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून 2022 इसको जो है इसको उस समय जो है इसको आगे बढ़ाया गया था। फिर देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2022 से 2027 की अवधि में कम से कम 1 अरब भारतीयों और अन्य वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही करने के उद्देश्य के लिए तैयार किया जाए। यानी कि अभी आपसे पूछ लेंगे इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य ये है कि 1 अरब भारतीयों को वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई करने के लिए जो है वो तैयार किया जाए। लक्ष्य है इसका कि वर्ष 2028 तक भारत के भीतर सभी गांवों, शहरी निकायों, कम से कम 80% निकायों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य है। तो देखिए इसका विजन डॉक्यूमेंट आ गया है। पहले तो सिर्फ नाम ही था कि भाई लाइफ क्या है, लाइफ क्या है। अब तो देखो इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट पे दिया कि 2028 तक गाँव में, शहरों में, स्थानीय निकायों में 80% कम से कम जो निकाय हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल हम जो है इसको बना देंगे। और विशेष बात क्या है, तो देखिए इस अभियान को फ्रांस, ब्रिटेन, गुयाना, अर्जेंटीना, मॉरिशस, मेडागास्कर, नेपाल, मालदीव, जॉर्जिया, एस्टोनिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी समर्थन दिया है। तो बड़े देशों ने भी इसको जो है वो समर्थन दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको और क्या क्या लाइफ के बारे में पढ़ना है। सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम पता हो, आप ग्लासगो समिट भी याद रखिएगा। अब इनके उद्देश्य भी आ चुके हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं कि भाई 2028 तक कम से कम 80% जो निकाय हैं उनको पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे हम। उसके अलावा 2022 से लेकर के 2027 तक जो है 1 अरब भारतीयों को और वैश्विक नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए तैयार करना है। ये भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पे, जो कि है मध्य प्रदेश का दुर्गावती बाघ अभयारण्य। तो एक अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है दुर्गावती बाघ अभयारण्य। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात तो आपको ये पता रहे कि दुर्गावती बाघ अभयारण्य कहाँ बनेगा, तो ये मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अब देखिए कि जो मध्य प्रदेश का जो वहाँ का जो वन्य जीव बोर्ड है उसने एक प्रस्ताव भेजा था, जो NTC है, जो कि बाघों के लिए कंजर्वेशन अथॉरिटी है। यहाँ देखिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और NTCA ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, इसको मंजूरी देते हैं, आप एक बाघ अभयारण्य यहाँ बना लीजिए। अब बाघ लाएंगे कहाँ से? तो बाघ लाने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। और पन्ना जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व का नाम आपने सुना होगा, तो पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बाघ हैं वो यहाँ पर शिफ्ट जो है वो किए जाएंगे। उनको एक प्राकृतिक आवास जो है वो दुर्गावती बाघ अभयारण्य में कराया जाएगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों करेंगे कि भाई पन्ना के ला करके यहाँ रखने का क्या मतलब है? तो देखिए रीज़न ये है कि आपने सुना होगा कि हमारा देश का पहला जो है एक नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा जो नदियां हैं उनको जोड़ा जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश के जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जल संकट है, लाइक बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, तो वहाँ जल पहुँचाने के लिए जो है इन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है। जब नदी जोड़ेंगे तो ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है यहाँ पर जो है वो जो जल है वो ज़्यादा जो है इस यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो ये पानी में डूबने के कारण जो है यहाँ के टाइगर्स को इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो भाई आप एक कहते हैं ना कि एक नेचर का रूल चेंज कर रहे हो, आप किसी नदी का मार्ग ही चेंज कर रहे हो, तो आपको इसका कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा ही। तो इसके लिए तैयारियां ये हो रही है ऑलरेडी कि भाई मध्य प्रदेश में जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो आधा जलमग्न हो ही जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो वहाँ के जो टाइगर्स हैं उनको बचाने के लिए दुर्गावती बाघ अभयारण्य जो है उसको बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। करीबन 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों को जोड़ करके इसको के क्षेत्रों को जोड़ करके जो है इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी ये जो है केन बेतवा लिंक परियोजना, ये मैंने आपको समझा दी है। बुंदेलखंड में जो जल संकट है उसको दूर करने के लिए इसको मंजूरी दी गई थी।
और देखिए जो पन्ना बाघ अभयारण्य है जो अभी अस्तित्व में है, ये बाघों और गिद्धों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बाघ के साथ में जो वल्चर होता है, गिद्ध होता है, उसके लिए भी इसको जाना जाता है। और इसको जो है इसके प्रबंधन के लिए यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर के वैश्विक नेटवर्क में, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में भी शामिल किया गया था। तो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो पन्ना बाघ अभयारण्य के बारे में भी जानिए, उसके अलावा केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको मध्य प्रदेश का जो दुर्गावती बाघ अभयारण्य है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो हैं उनको सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको ये सम्मान दिया गया है। ये जो बॉडीगार्ड्स है आज से, मतलब ये जो बॉडीगार्ड रखने का जो चलन है या क्या भी कहें इसको, ये आज से नहीं है। ये जब हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1773 में जब हुआ करते थे, तो उसके बाद से ही इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये जो परंपरा रही है कि गवर्नर जनरल के साथ में बॉडीगार्ड्स रहेंगे, तो अब राष्ट्रपति के साथ में अंगरक्षक रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राष्ट्रपति के जो बॉडीगार्ड्स हैं, इससे पहले ये गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स हुआ करते थे। और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में 27 जनवरी 1950 ये उस समय जो है इस रेजिमेंट को, ये जो पूरी रेजिमेंट ये कार्य करती है, तो इस रेजिमेंट को जो है अंगरक्षकों को जो है राष्ट्रपति के अंगरक्षक का नाम जो है वो दिया गया। उसके बाद में इनको ये जो पुरस्कार है जिसको हम सिल्वर ट्रम्पेट कहते हैं या ट्रम्पेट बैनर कहते हैं, ये पहली बार जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1957 में पहली बार हमारे जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया था। तो ये एक विशेषाधिकार भी आप मान सकते हैं कि जो अंगरक्षक हैं इन्हीं को ही ये पुरस्कार जो है वो सम्मान से दिया जाता है। अब देखिए कि 1957 के बाद में अभी जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, यहाँ पर देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, तो उसमें जो है इन अंगरक्षकों को अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे होने का जो जश्न ये मना रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में जो है इनको ये सिल्वर ट्रम्पेट का बैनर जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमको कुछ चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए और ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं एक एक लाइन पढ़ के नहीं बताऊँगी। अब मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया है, अब आप उसको रीड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक्चुअली क्या है कि इस मैगज़ीन में जो चीज़ें हैं वो विदाउट ग्राफिक्स होती हैं, तो पढ़ने में क्या है बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत का मतलब ये है कि इंटरेस्ट जो है जल्दी से डेवलप नहीं हो पाता, बोर हो जाते हैं। तो जब ग्राफिक्स होते हैं तो चीज़ें इजीली जो है वो आप जो है ग्रेस्प कर पाते हैं। लेकिन कोई नहीं, कुछ चीज़ों का कुछ शॉर्टकमिंग भी होता है और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, तो हम दोनों चीज़ों को लेकर के चले। हमें तो ओवरऑल ये देखना है कि हमें फ़ायदा कितना हो रहा है इससे। तो हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत ज़्यादा है इस मैगज़ीन से। 60 पेजेज़ में हम पूरा जो है करंट अफेयर्स को कवर कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। वरना 100 रुपये वाली मोटी मैगज़ीन लेकर के बैठते हैं और वो कवर होती नहीं है कभी भी, वो यूं ही सजी हुई रहती है। तो इसीलिए जो चीज़ है उसको अच्छी तरीके से कवर कीजिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए। फैक्चुअल चीज़ें हम भूल जाते हैं, आपको याद रह जाएगा कि हाँ सिल्वर ट्रम्पेट करके कुछ था तो सही, हाँ राष्ट्रपति के अंगरक्षक को तो मिला तो था, हाँ दुर्गावती अभयारण्य कहीं पढ़ा तो था। वो ये नहीं होना चाहिए, आपको डिटेल्स याद होनी चाहिए कि डिटेल चीज़ क्या है, उसमें काम की चीज़ क्या चीज़ थी जो हमको बताई गई थी, जो हमें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। तो देखिए ये जो है फिर से जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा ही दिया गया है और इसके अंदर लगातार छठी बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर जिला जो है वो पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, लगातार 6 बार उसने अगले ने अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। इंदौर लगातार 6 बार ये अवार्ड जीतता हुआ आ रहा है। अभी तो इंदौर जाके ही पता चलेगा कि भाई वाकई में जो है इस अवार्ड में ऐसा क्या है, वहाँ पे इतनी सफाई है क्या कि भाई स्वच्छ सर्वेक्षण में हर बार ये अवार्ड लेकर के जाता है। तो हालांकि यूट्यूब पे तो अच्छा दिखाते हैं, बट मेरे को खुद की आंखों से देखना ज़्यादा पसंद है। फिर देखिए कि आगे है 1 लाख से अधिक जो आबादी है उसके अंदर इंदौर फर्स्ट है, सूरत सेकेंड है और नवी मुंबई थर्ड है। 1 लाख से कम आबादी वाले जो क्षेत्र हैं उसमें महाराष्ट्र का पंचगनी, पाटन जो छत्तीसगढ़ में है और कराड़ जो महाराष्ट्र में है उसको थर्ड स्थान मिला है। बेस्ट गंगा टाउन की अगर आप बात करें तो हरिद्वार, ऑफकोर्स हरिद्वार जो है वहीं से गंगा बहती है। उत्तराखंड मतलब ये सब 1 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। 1 लाख से कम अगर आबादी की बात करें जहाँ पर बेस्ट गंगा टाउन में बिजनौर आता है, कन्नौज आता है, गढ़मुक्तेश्वर आता है। और फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है शिवमोगा कर्नाटक को
दिया गया है। अब क्या सारी चीज़ें याद रखें क्या कि नहीं, बिल्कुल सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको। आप इंदौर तो याद रखिएगा। उसके अलावा ये 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर है। 1 लाख से कम आबादी में पूछे तो पंचगनी महाराष्ट्र आप ध्यान रखिएगा। बेस्ट गंगा टाउन में आप हरिद्वार याद रखिए। बेस्ट गंगा टाउन 1 लाख से कम में बिजनौर का नाम याद रखिए। बस इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। और ये फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है वो शिवमोगा कर्नाटक को दिया गया है। फिर देखिए सबसे स्वच्छ राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे स्वच्छ, वो तो हमने शहरों की बात की थी। राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर वाला ही क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश टॉप है, छत्तीसगढ़ सेकंड है। और इसमें अगर आप देखें 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले जो राज्य हैं, तो उसके अंदर आप देखिए त्रिपुरा जो है वो इसके अंदर टॉप पे आता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लू फ्लैग के ऊपर। ब्लू फ्लैग किसको दिया जाता है? जो समुद्री तट होते हैं ना, बीचेस जो होते हैं, जो एकदम क्लीन बीच होते हैं, साफ़ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा होता है, तो उनको जो है ब्लू फ्लैग जो है वो प्रदान किया जाता है। अब देखिए ब्लू फ्लैग आखिरकार है क्या? तो ब्लू फ्लैग कोई घर की बात तो है नहीं। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय एक लेबल होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अपने में से किसी ने दे दिया यूँ ही कि हाँ बढ़िया है, बढ़िया बीच बहुत सुंदर है, यही दे दो इसको, ऐसा नहीं है। 33 कड़े मापदंड होते हैं जो कि पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा संबंधी, पहुंच संबंधी कई प्रकार के मानदंड होते हैं। उनको अगर वो बीच पूरा करता है तब जाकर के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, FEE नाम का जो संस्थान है, ये जो ब्लू फ्लैग का दर्जा है तब जाकर के उस बीच को मिलता है। तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो है 10 बीचेस थे जिनको कि ब्लू फ्लैग मिला हुआ था। 2 बीचेस और इंक्लूड हो गए, तो अब कितने हो गए? टोटल 12 बीचेस हैं जिनको कि अवार्ड दिया गया है। तो इस बार जो 2 बीचेस हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो दोनों के दोनों ही लक्षद्वीप में स्थित हैं। लक्षद्वीप में स्थित हैं। नाम है उसका मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरा कौन सा है? कदमत बीच। तो दोनों के नाम आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अंदर जो है 12 हो गए हैं बीचेस। शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव कासरकोड, पदुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा, राधानगर अंडमान और निकोबार, कोवलम तमिलनाडु और ईडन पुडुचेरी, ये 10 बीचेस हैं इसके अंदर शामिल। और 2 बीचेस अभी लक्षद्वीप के भी शामिल हो गए, एक तो मिनिकॉय वाला और एक दूसरा कदमत बीच, ठीक है। और ये मैंने आपको FEE के बारे में बता ही दिया है। FEE के बारे में आप जान ही चुके हैं। अब देखते हैं स्नैपी न्यूज़ के अंदर क्या है, कुछ काम का हो तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत 2022 जो कार्यक्रम है, इसके अंदर जो है 1 महीने की अवधि में 1 करोड़ किलोग्राम जो कचरा एकत्रित करने के उद्देश्य से इसको जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से स्टार्ट किया गया है। तो ये कचरा एकत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम है स्वच्छ भारत 2022 कार्यक्रम। भारत सरकार टकसाल कोलकाता ये क्या करेगा कि जो कोलकाता के द्वारा T20 जो विश्व कप हो रहा है उसकी थीम के ऊपर जो है 40 ग्राम के एक सिक्के के ऊपर, सिल्वर के सिक्के के ऊपर ये डिज़ाइन करके एक स्मृति चिन्ह जो है, स्मृति सिक्का जो है वो 21 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। तो ये जो भारत सरकार टकसाल है, ये जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ही एक इकाई है। तो इस वजह से तो क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि कोई आएगा, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए हमने एक बार इसको पढ़ लिया है। पेज नंबर 23 पर जो है 1 मिनट सॉरी, एक पेज और बचा है अभी, तो एक पेज और इसको पढ़ना है। मुझे लगा कि यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है। चलिए देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए न्यूज़ इन शॉर्ट में सबसे पहली चीज़ जो है, केंद्र सरकार ने जो वायुसेना है उसके लिए एक और कार्य किया है कि वायुसेना के लिए जो हथियार प्रणाली है वो डेवलप की है। तो एक डिफरेंट हथियार प्रणाली डेवलप किया जिसका नाम है WS वेपन सिस्टम, इसका नाम है। इससे क्या होगा कि देखिए जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, दूर से संचालित होने वाले विमान, इन सबको जो है 4 विशेष धाराओं में ऑपरेटरों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब एक एकीकृत करने के लिए जो है ये वेपन सिस्टम डेवलप किया गया है। फिर देखिए दिल्ली में 4 जिला सैनिक बोर्ड को जो है वो मंजूरी दी गई है। तो इसमें जो होगा, जो इसके उपराज्यपाल हैं VK सक्सेना, उन्होंने जो है लगभग 77,000 पूर्व जो सैनिक है, एक्स आर्मी मैन है, और जो ESM की विधवाओं और उनके परिवारों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो क्षेत्र है वहाँ पर 4 जिला सैनिक बोर्ड्स की स्थापना को मंजूरी जो है वो दी है। तो ये जिला सैनिक बोर्ड 4 बनेंगे यहाँ पर, जिसमें से प्रत्येक में 10 अधिकारी होंगे जो कि ESS के पुनरावास की ज़रूरतों को जो है वो पूरा करेंगे। फिर देखिए IIT मद्रास क्यों चर्चा में है। तो IIT मद्रास और नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के शोधार्थियों के द्वारा जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों के परस्पर क्रिया का अध्ययन जो है वो किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि ISS के साथ में कौन सा सहयोग करके सूक्ष्म जीवों पर अध्ययन करेगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि IIT मद्रास जो है वो यहाँ पर सहयोग करेगा।
फिर देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने कहा है कि जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको भी गर्भपात का अबॉर्शन का अधिकार जो है वो दिया जाएगा। तो इसके संबंधी निर्णय भी 29 सितंबर को सुनाया गया है और इसमें जस्टिस जो नए वाले हैं DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस JB पारदरीवाला जो हैं उनकी जो बेंच है उन्होंने निर्णय सुनाते हुए कहा कि अविवाहित को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात करने का अधिकार न देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का ये उल्लंघन है, इसीलिए उनको जो है मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो जो ये रूल्स है उसके अंदर इन्होंने जो है इसका विस्तार किया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो आया था 2003 में उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर परिवर्तन किया है। तो अब इन्होंने कहा है कि जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको 24 हफ्ते का भी जो गर्भपात होगा उसको करने का भी जो है वो अधिकार मिल गया है। फिर है देखिए यहाँ पर इन्फेंट्री डे बाइक रैली। तो ये जो है 76 जो इन्फेंट्री डे मनाया गया था 27 अक्टूबर को, उस दिन जो है इन्फेंट्री डे बाइक रैली जो है वो निकाली गई थी। और इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास चीज़ें इसमें हैं। एक्सपिरिट डी कॉर्प्स को प्रदर्शित करने के लिए 8000 किलोमीटर की संपूर्ण यात्रा कवर किया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट है गाथा स्वराज की। तो ये क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो हैं उन्होंने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान ग्वालियर के जो तत्कालीन शासक है सिंधिया के विशाल जय विलास पैलेस में जो म्यूजियम है वहाँ पर गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज हैं और सिंधी साम्राज्य के संस्थापक महादजी सिंधिया इनको जो है ये प्रदर्शनी जो है वो समर्पित की गई है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी किए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट में देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो दौरा हुआ था इसी में जो है ग्वालियर के अंदर राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल जो है उसका भी जो है वो शिलान्यास किया गया है। बाकी न्यूज़ इसमें कुछ पेज नंबर 23 पे दी गई है जो कि मैं आपको बाद में बता दूंगी जब हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी या जो आर्थिक परिदृश्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसके के अंदर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद में हमको आर्थिक वाला परिदृश्य पढ़ना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये 15-16 मिनट में हो जाएंगे। आज का तो ज़रूर बड़ा हो गया, 30 मिनट्स के लगभग हो गया है। उसके बाद में पुरस्कार और सम्मान, इसके बाद में 3 वीडियोज़ अभी और बनने बाकी हैं। तो मैगज़ीन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। और भी अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर से लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।